नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज UGC 1, 2, 3 तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन ही लेटर्स हैं, ध्यान से देखिए, तीन ही लेटर्स हैं UGC। लेकिन शायद UGC के इतिहास में यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तेजी से किसी प्रावधान पर रोक लगाई हो। कारण यह नहीं कि सवर्ण आंदोलन की तीव्रता इतनी थी, कारण एकमात्र ये कि इस एक्ट के नियम इतने विभाजनकारी थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर यह कहते हुए कि हमें पता है क्या चल रहा है, त्वरित सुनवाई करनी पड़ी और रोक लगानी पड़ी। अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक 2012 के ही नियमों को लागू रखने के निर्देश दिए हैं। अब जो अगली सुनवाई है 19 मार्च को होगी। इस खबर ने जहां सवर्ण समाज को बड़ी राहत दी, तो वहीं दिलचस्प यह भी कि अब तक इस मुद्दे पर सन्नाटे में चल रहे पक्ष विपक्ष की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि यह नियम अस्पष्ट है। अभी ये नमूना है पूरे भारत की सारे नौजवान बनाएंगे अगर सब वापस नहीं लिया गया तो। अभी तो ये लड़ाई है, UGC वापस लो, UGC वापस लो, काला कानून वापस हो, UGC काला कानून वापस लो, वापस लो। UGC बिल वापस लेना होगा। एक आंदोलन जो सड़कों पर लड़ा गया। भारत माता की। एक हफ्ते से सवर्ण समाज के छात्र और लोग UGC के नए नियमों के खिलाफ आक्रोशित थे। सरकार की भेदभाव और जातिपूर्ण नीतियों के विरुद्ध ये आक्रोश है। सवर्ण समाज पे अत्याचार हम विद्यार्थी हैं, हम अपने विद्यार्थी की बात करते हैं। हमें साथ में रहना है, एक साथ मिलकर पढ़ाई करना है सब। सर उसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? पूरा सवर्ण समाज आसी मंच पे एक है, हम लोग ताकत दिखाएंगे। हमारी ताकत क्या है? सरकारें सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पर, लेकिन ये कानून वापस लेना होगा, किसी भी सूरत में लेना होगा। स्वर्ण जाति के समझते हैं कि इनके वोट कमजोर हैं, इसलिए इनको कुचला जा रहा है। 80 साल से सरकारों ने हमारे साथ जातीय भेदभाव किया है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया है और अपराधी भी हमको ही बना दिया। आंदोलन का असर ये हुआ कि पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट को पहले ही नजर में लगा कि UGC के नए नियमों में गड़बड़ी है, इसलिए नए नियमों पर तत्काल ही रोक लगा दी गई। और इसके साथ ही सुनवाई के दौरान CGI ने बड़ी बात कही। CGI ने कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कहा कि एक कमेटी गठित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो UGC के नए रेगुलेशन में मौजूद सेक्शन 3C को चैलेंज करते हुए एक जनहित याचिका पर सुनवाई पर था। नए नियमों के सेक्शन 3C में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के साथ केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। याचिका में इस प्रावधान को संविधान की समानता के अधिकार के विपरीत माना गया और संवैधानिक वैधता की जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नए नियम के इस प्रावधान को अस्पष्ट बताया और 3 सवाल उठाए। पहला, कुछ धाराएं अनावश्यक और दोहराव वाली क्यों लगती हैं? दूसरा, क्या नए नियम 2012 के समावेशी ढांचे से पीछे जाने जैसे? और तीसरा, क्या इन नियमों से विश्वविद्यालयों में क्रॉस केस बढ़ सकते हैं? हम लोगों का आर्गुमेंट ये था कि ऐसा नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो सिर्फ SC, ST या OBCs के साथ ही होता है, वो जनरल कास्ट के साथ भी होता है। और ऐसे इंसिडेंट साइड भी हम लोगों ने अपनी पिटीशन में भी किए, हमने आज आर्गुमेंट के टाइम पे भी किया और इस बात को माना गया। कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को सुनने के बाद जो UGC के नए नियम आए उस पर पूर्णतः रोक लगाई है। कोर्ट ने अपने पावर्स आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए जो पूर्व के UGC रेगुलेशंस 2012 थे उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया, उनको लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जो आक्रोश सड़कों पर दिख रहा था वो जश्न में बदल गया। सवर्ण समाज में खुशी की लहर फैल गई। वाराणसी में जिला मुख्यालय के सामने सवर्ण समाज के लोगों ने होली खेलकर जश्न मनाया। मैं
चाहूंगा मैं कि 19 तारीख के बाद इसको पूर्णतः वापस ले लिया जाए, या फिर कोई ऐसा संशोधन किया जाए कि कोई जिससे ये एक पक्ष का न दिखे। सरकार से और न्यायपालिका से ही निवेदन करूंगा, इसको बहाल न करे, इसको रोक दे। यूजीसी के नए नियमों का सबसे ज्यादा विरोध यूपी में दिखा। शहर शहर सवर्ण समाज के छात्र, लोग, नेता सड़कों पर आ गए। लखनऊ में भी जो सवर्ण छात्र सुबह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने फैसला आते ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसको अभी के लिए रोक लगाई है। हम सब बहुत खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं। दोषी बचना नहीं चाहिए और सही आदमी पे कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। एक ये जो क्लॉज जो इस गाइडलाइन में ऐड करना भूल गए थे, इसको ऐड करना चाहिए यूजीसी को। सवर्ण समाज के छात्र जहां सुप्रीम कोर्ट के नियमों पर रोक लगाने से खुश हैं, वहीं सरकार से छात्र ये मांग भी कर रहे हैं कि नया ड्राफ्ट बनाने में भेदभाव न हो, सभी के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमारी एनसीईआरटी की किताबें रही हों, चाहे जो भी रही हों, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हमेशा शोषणकर्ता यही लोग रहे हैं। तो इनके खिलाफ अगर आ गया कोई कानून तो इन्हें ही दिक्कत होगी हमेशा। एक कानून है, ठीक है, जो गड़बड़ है उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहिए। सवर्ण समाज के विरोध प्रदर्शन से सरकार और बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ी थी, क्योंकि जिस तरह पूरा सवर्ण समाज एकजुट होकर सामने आया, उससे सरकार के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो रेगुलेशन एक्ट को वापस लें या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और बीजेपी को आंशिक राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी, कैसे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक लगाने के बाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो गया। अब उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें भी जवाब देना भारी पड़ रहा था। सरकार भी तो ये बात मान रही है कि कानून बनता है, अगर कानून संशोधन होते हैं ना, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत है ना, अदालत ने फैसला दिया है ना। केंद्र सरकार अपने हलफनामे के जरिए तमाम तथ्यों पर जो सरकार का पक्ष है वो जरूर रखेगी। इस मामले को लेकर जहां एनडीए बैकफुट पर रही, वहीं विपक्ष हमलावर रहा। सुप्रीम कोर्ट की रोक पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। वहीं कांग्रेस ने नए नियमों को स्टैंडिंग कमेटी के जरिए दुरुस्त करने की मांग की। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, उनका मेन मकसद होगा कि चीजों को, डिस्क्रिमिनेशन को, कौन सा क्राइटेरिया होगा, किस तरह किसको आप मानेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको बेहतर तरीके से डिफाइन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2012 के ही नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है और इस मामले पर 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह बीजेपी बैकफुट पर दिखी है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में नए ड्राफ्ट में सियासी नुकसान की भरपाई कर पाएगी। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा, संजीव त्रिवेदी, प्रशांत देव के साथ लखनऊ से अशोक तिवारी, वाराणसी से अतकेश और प्रयागराज से ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुल मिलाकर अब अगली सुनवाई जो होगी वो 19 मार्च को होगी। तिथि निर्धारित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की इस अगली सुनवाई तक साल 2012 एक्ट के नियम ही लागू रहेंगे। 2026 के नियमों पर तब तक स्टे है पूरी तरह से। तो पुराने और नए नियमों में अंतर क्या था, कुछ खास प्रावधान जिनकी वजह से ये पूरा बवाल हो रहा था, वो आज आपको जानना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं। देखिए फर्क क्या है दरअसल पुराने और नए नियमों के बीच। SC ST श्रेणी के छात्रों पर केंद्रित था ये पुराना नियम, जबकि 2026 के नियमों में SC ST के साथ OBC वर्ग को भी ये मानते हुए कि उनके साथ भी जातीय भेदभाव होता है, इसी श्रेणी में डाल दिया गया। जबकि 2025 में जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुई थी उसमें OBC को जोड़ा नहीं गया था, लेकिन इस एक्ट के फाइनल प्रारूप में OBC को SC ST के साथ जोड़ा गया। पहले शिकायत निवारण की कोई
तय समय सीमा नहीं थी। यानी कि अगर सच में किसी SC ST छात्र के साथ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में भेदभाव हुआ तो सुनवाई में काफी वक्त भी लग जाता था। लेकिन इस नए कानून में इसको बेहतर करते हुए 24 घंटे में संज्ञान, 15 दिनों में रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि अगर कोई गलत फंस गया और कार्यवाही जल्दबाजी में हो गई तो फिर अधर में लटक जाएगा भविष्य, क्योंकि सफाई पेश करने का मौका ही कम था। यह भी एक डर था जिसका विरोध किया गया। पहले नियम एक और यह था कि सामान्य संस्थागत जवाबदेही थी, जिसे बदलकर 2026 के एक्ट में व्यक्तिगत जवाबदेही में तब्दील कर दिया गया। मतलब इस एक्ट में आरोपी छात्र को खुद यह साबित करना पड़ता कि उसके खिलाफ जो शिकायत की गई है वो गलत है। इस पर भी आपत्तियां थी। 2012 के नियमों में भेदभाव की शिकायतें प्रशासनिक देखरेख तक सीमित थी, लेकिन 2026 के एक्ट में इक्विटी स्क्वाड की ओर से निगरानी का प्रावधान कर दिया गया। तो जरूर कुछ सुधार बेहतरी की दिशा में थे, जैसे कि यही इक्विटी कमेटी का गठन करना, नियमतः कार्यवाही सुनिश्चित करना। लेकिन मूलतः इस एक्ट से जातीय विभाजन खत्म होने की बजाय और बढ़ता ये वो डर है जिसकी वजह से आंदोलन भी हुआ। कोर्ट को भी इस पर त्वरित सुनवाई कर मार्ग निकालना पड़ा। अब यूजीसी के नए नियमों पर भले सुप्रीम को रोक लग गई है, लेकिन इससे बीजेपी भी बटी हुई नजर आई। पूरा सवर्ण समाज जहां एकजुट होकर सरकार और बीजेपी के खिलाफ उतर आया, तो सवर्ण समाज के कई बीजेपी नेताओं ने भी इस एक्ट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया, खुलकर बोला। कैसे बीजेपी पर भारी पड़ी सवर्णों की ये गोलबंदी, आपको दिखाते हैं। सत्ता दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला सवर्ण कहीं सत्ता जाने की वजह न बन जाए। शायद यही वजह है कि एक बिल पर बीजेपी के नेता भी भटक गए। आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। ये जो नई गाइडलाइन आई है यूजीसी की तरफ से, वह पूर्णतः असंवैधानिक है। इसको वापस लेना चाहिए। इसके अंदर जो कहा गया है SC ST के भेदभाव पर वो शिकायत कर सकते थे, करते थे। पहले 2012 के अंदर जो गाइडलाइन थी उसके अंतर्गत था। अब इसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया है। हमारा कहना है कि इसमें अलग अलग जाति के आधार पर करना ठीक नहीं होगा। जो भी है यूजीसी के मामले में हमारे केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हम भी चाहते हैं कि कोई भी गलत आदमी आरोप लगाए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दोषी हो। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नए नियमों पर सफाई भी दी। कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी तूफान नहीं थमा। यूपी में बीजेपी के अंदर ही इस्तीफों की झड़ी लग गई। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, तो मऊ जिले में बीजेपी के 4 बूथ अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी से जुड़े कई संगठन भी यूजीसी नियमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। रायबरेली में किसान मोर्चा अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, तो सवर्ण आर्मी और करणी सेना भी विरोध में खड़ी हो गई, जिससे बीजेपी में खलबली मच गई। सरकार और बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। आप लोग निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। अच्छा होगा, किसी की भावना आहत नहीं होगी। सारी समस्याओं का समाधान शीघ्र आपको सुनने को मिलेगा। न्याय की जो मांग हो रही, न्याय होगा, निश्चित रूप से न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। बीजेपी ने सोचा नहीं था कि यूजीसी के नए नियम इस तरह उसकी मुश्किल बढ़ाएंगे। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी ने विपक्षी दलों को मात देने के लिए ये दांव खेला है, ताकि पीडीए वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। लेकिन अपने ही दांव में बीजेपी फंसती नजर आ रही, क्योंकि सवर्ण समाज और उसके नेता ही नहीं बल्कि संत समाज भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर ही रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने वाला कानून आप लेके आए हैं, इसको तत्काल वापस करिए। उसमें हाँ, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के कार्य को कैसे ज्यादा वो करेगा, केवल इतना ही देखेगा कि इसमें कोई संवैधानिक त्रुटि तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा बेजा
क्लास तो नहीं है, उतने को सुधारेगा। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना। संसद से कानून पास कर दिया गया है। सवर्ण समाज यूजीसी नियमों को लेकर सबसे ज्यादा इसलिए भड़का है क्योंकि नियमों में झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। उनका कहना है कि कोई भी झूठी शिकायत करके सवर्ण छात्रों को फंसा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नया ड्राफ्ट बनाने को कहा है। अब देखना होगा कि सरकार कैसे नफा नुकसान देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पहले ब्राह्मण, फिर शंकराचार्य, अब यूजीसी के मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी बीजेपी के हाथ से हिंदू मतदाता फिसलने लगा है। 100 में 80 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, यही नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को उसका ही दांव उल्टा पड़ने लगा है। इस मौके को विपक्ष ने भी जमकर लपका। हिंदू मतदाताओं के 20% से ज्यादा अगड़ी जातियों पर अब विपक्ष सेंधमारी में जुट गया है। यूपी में यूजीसी एक्ट और शंकराचार्य विवाद ने अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को गर्म कर दिया और जिसकी तपिश सबसे ज्यादा बीजेपी ने महसूस की। यूजीसी का जो बिल आया है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। 80-20 का जो नारा बीजेपी ने खुद के लिए गढ़ा था, लगता है इन मुद्दों ने इस नारे को विपक्ष के हिस्से में डाल दिया। पहले बीजेपी कहती थी कि 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, तो उसका इशारा साफ तौर से हिंदुत्व की तरफ था जिसमें अगड़ी और पिछड़ी सभी जातियां शामिल थी। लेकिन यूजीसी के विवाद के बाद अब विपक्ष कहने लगा है कि 100 में 80 हमारा है, 20% अगड़ी जातियों में बंटवारा है। यानी इशारा साफ है, हिंदू मतों के बिखराव पर सपा और कांग्रेस दोनों की नजर भी है और पीडीए को मजबूत करने का उसके पास मौका भी। अगड़ी जातियों के लगातार विरोध के बीच बीजेपी के बड़े से बड़े नेता और मंत्री बैकफुट पर आ गए। वो यूजीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से या तो कन्नी काट रहे हैं या पूरा मामला केंद्र सरकार के सिर डाल रहे हैं। आज यूजीसी पर यूजीसी देखना उसमें क्या है। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। ऐसे में मौका देखकर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही अगड़ी जातियों पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अगड़ी जातियों के खिलाफ है। यूजीसी का वही नियम लागू होना चाहिए जैसा कि उसने अपनी सरकार में लागू किया था। यूजीसी में पूरी तरीके से जो कांग्रेस के समय में नियम था उस कांग्रेस को ये सरकार लागू करे, उस सरकार को माने। ये हम निवेदन करेंगे सरकार से कि हमारे कांग्रेस के समय जो नियम थे वो यूजीसी में लागू होने चाहिए। वहीं अखिलेश यादव जो पहले ही शंकराचार्य और ब्राह्मणों के मुद्दे पर आक्रामक थे, वो भले ही यूजीसी के सवाल पर खामोश है, लेकिन अगड़ी जातियों को लेकर वो अपनी रणनीति पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एक के बाद एक बीजेपी की सरकार में लिए जा रहे ऐसे फैसले से बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर पड़ सकता है। असर 2027 में दिख सकता है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संकट की घड़ी हो सकती है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। आपने सुना होगा राजनीति में बड़ी मशहूर लाइन है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और इसी उत्तर प्रदेश में पहले शंकराचार्य के अध्याय से हिंदू मतों में बंटवारा, फिर यूजीसी ने हिंदुओं में विभाजन का बीज बोने का काम किया। इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समीकरण कितने गहरे संकट में फंसते नजर आ रहे हैं, इसकी एक बानगी, एक झलक आपको दिखाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगभग 18% सवर्ण आबादी है। पहले ये जानिए, इसका ब्रेकेज अगर आप देखें तो ब्राह्मण कुल मिलाकर के 10% है, राजपूत 5%, भूमिहार 2%, अन्य की आबादी भी 2% है। अब यही सवर्ण वोट 2024 अगर आप देखें चुनाव में किसके पाले में गया, बेहद दिलचस्प। देखिए, एक मुश्त एक तरफा लगभग 80% सवर्णों का वोट भाजपा को मिला, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र गया 16%, वहीं बीएसपी के खाते में गया 1%, और अदर्स की बात की जाए तो 4%। अगर
यही सवर्ण वोट जो कि भाजपा का सबसे विश्वस्त वोट बैंक है, ये बीजेपी से छिटकता है तो इसका चुनाव में क्या प्रभाव होगा समझना मुश्किल नहीं। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब यूजीसी ड्राफ्ट के माध्यम से इस नाराजगी को दूर करने की भरपूर कोशिश करती दिखेगी। अगली सुप्रीम सुनवाई में यह तय होगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक बगल में कुछ लोगों ने एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया है। यूजीसी को योगी के खिलाफ साजिश बताया गया है। यूजीसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच जब आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाई तो ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सवर्ण समाज के लोगों ने मिठाइयां बांटी। लेकिन एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ठीक बगल में और विधानसभा के ठीक सामने अभी भी लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है उत्तर प्रदेश प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी। आगे देखिए, यूजीसी एक बहाना है क्या योगी को हटाना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और आप ये देखिए नीचे दूसरी लाइन है कि यूजीसी एक बहाना है क्या 27 में खेला कराना है, और आई लव योगी आई लव यूपी। और इसमें आप देख रहे हैं कि बेहद आक्रामक अंदाज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है और नीचे लिखा गया है यूसीसी लाओ, यूजीसी हटाओ, छात्र जनता। और आप देख रहे हैं कि इसमें दिल्ली को दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश को दिखाया गया है और शंकराचार्य के विवाद को जोड़ते हुए प्रयागराज का भी इसमें जिक्र किया है। नीचे लिखा गया है थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, और उत्तर प्रदेश जनमानस छात्र एवं किसान की तरफ से लगाया गया है। और इसमें बाकायदा आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके नाम के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है, यूजीसी के आगे रेड क्रॉस बना हुआ है। और इसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर यूजीसी हटा दिया गया तो 2027 और 2029 में बीजेपी है, और अगर यूजीसी नहीं हटाया गया तो फिर आप देख रहे हैं कि 27 और 29 का क्रॉस बना दिया गया है। तो अगर कोई दूसरा आता तो देखिए ये इसमें लिखा गया कि अगर कोई दूसरा आएगा यानी योगी की जगह कोई और होगा और यूजीसी को नहीं पूरी तरीके से रिमूव किया गया तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके का पोस्टर यहाँ पर देखिए लगाया गया है। और ये बताइए, ये पोस्टर आपने लगाया है? जी, ये पोस्टर मैंने लगाया है क्योंकि बीजेपी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, कौन है आप? मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ, ना ही कार्यकर्ता हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ उत्तर प्रदेश का। तो आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है और बिल्कुल ये यहाँ पर बाहर जो चौराहा है उस पे ये पोस्टर लगा दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से आक्रामक मुद्रा में कहा जा रहा है कि अगर यूजीसी का कानून वापस नहीं लिया गया तो 2027 और 2029 दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल में पड़ जाएगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।